गुड आफ्टरनून बच्चों। कल जो एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क के रूप में उसको देखते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 20 क्या था, कोई पढ़ो तो। एग्जाम्पल नंबर 20 इधर से ऊपर हो। And the probability that both A and B are selected at most 0.3. Is it possible that the probability of B getting selected is 0.9? अच्छा ठीक है, रुक के बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बता? 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये कितना है? एटमोस्ट है, एटमोस्ट है ना। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक होगा तो वो लेस देन इक्वल टू होगा ना। कितना? 0.3। उसके बाद तो पीबी के बारे में बताना है। पीबी के बारे में रिलेशन बताना है कि ये जो है सो कौन सा रिलेशन रखेगा, ठीक है, जिसके कारण से हम यह बता पाए कि यह 0.9 की प्रोबेबिलिटी अचीव कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो हम एक रिलेशन बताए थे कि ए यूनियन बी या फिर कोई भी जो यूनियन होता है उस प्रोबेबिलिटी वो एटमोस्ट कितना हो सकता है? एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी 1। तो यहां भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एटमोस्ट कितना होगा? 1 होगा। तो ए यूनियन बी का अगर हम यहां पर रिलेशन लगा देंगे जो कि होगा P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वह लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये रिलेशन क्यों लिखे हैं? हम नहीं जानते हैं ए और बी के बारे में, ये म्यूचुअली मतलब किस प्रकार से ये आपस में रिलेशन रखते हैं, है ना, क्योंकि हम ए और बी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एज इंडिपेंडेंट के रूप में। वो तब करते कि जब हमको एग्जैक्टली पता होता कि ये कैसा है सो डिफाइन किया जा रहा है, इस इवेंट को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। दोनों एक्चुअली कर रहे हैं इंडिपेंडेंट रूप से ही, पर हम ये जानते नहीं कि वो जो है सम्मिलित रूप में एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक तरह से ऐसा स्टेटमेंट है जो इनके रिलेशन को इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसा कुछ समझा नहीं पा रहा है। तो इसी को मानते हुए इसी को हम यहाँ पर एज इट इज रख देंगे इक्वल टू के लिए, क्योंकि एटमोस्ट ये कह रहा है और हम एटमोस्ट के लिए यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी एटमोस्ट है, यहाँ भी एटमोस्ट है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे एज इट इज रख सकते हैं। तो P ऑफ ए होगा 0.5, P ऑफ बी और ये है 0.3, ठीक है। तो P ऑफ बी जो होगा वो कितना होगा? 1 माइनस 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0.8 होगा, ठीक है। तो ये जो होगा 0.8 या उससे कम प्रोबेबिलिटी अचीव कर पाएगा। इसी वजह से वह प्रोबेबिलिटी 0.9 का नहीं रख सकता है, ठीक है। 21 उसमें एक तो तुमको ये बात दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है 0.75 से 3 है ना, 2 है, 3 है, प्लस दिया हुआ है। प्लस का मतलब क्या होता है? यूनियन, ठीक है, हम प्लस ही लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किससे कम होगा? एटमोस्ट 1 हो सकता है ना। तो एटमोस्ट 1 होगा तो ये रेंज हमें पता है, तो हमें 2 रिलेशन पता है, एक ये और एक ये। तो अब हम जो है पी ए बी के लिए निकालेंगे, पी बी सी के लिए निकालेंगे, इंटरवल निकालना है। तो एक हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं और एक हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो किससे ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और किससे ये लेस देन इक्वल टू होगा, हमें 2 वैल्यू मिलेगी पीबीसी के लिए, है ना। अब हो सकता है क्या? P ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? एनीवन? P ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? हाँ, तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा?
ए इंटरसेक्शन बी, उसका दूसरा नाम जो क्वेश्चन में लिखे उस हिसाब से बोलो। ए बी माइनस पी ऑफ प्लस पी ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज होगा। तो एक जो है सो इसके साथ रिलेशन लिखेंगे, एक होगा इसके साथ रिलेशन लिखेंगे। आया कि इसे भी नहीं आया? अब आ जाएगा ना? बताएं, देख लो। P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, ये मैं P ऑफ A प्लस B प्लस C बता रहा हूं, ठीक है। तो P ऑफ C माइनस P ऑफ AB माइनस P ऑफ BC माइनस P ऑफ CA प्लस P ऑफ ABC, ठीक है। ये वैल्यू 0.75 से लेस देन इक्वल टू है। तो हम यहां पर, ये तो इक्वल टू वाला सिंबल होता है, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यह वैल्यू जो होगा 0.75, अच्छा ठीक है, यहां पे A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं, ये बोलो। ए कितना है? P ऑफ A कितना है? 0.3, B 0.4, C 0.8, AB 0.08, BC ओके, और CA 0.28। अब ये जो वैल्यू है AB को छोड़ के कितना आ रहा है बताओ? 3 4 3 7 8 7 15, 1.5 हुआ। 1.5 में से हाँ, ABC कितना है? 0.09, तो 1.59 हुआ। इसमें से हमें 8 और 8 है ना, ये 36, 0.36 घटाएंगे तो कितना होगा? ये होगा 3, और 5 में से 3 गया तो 2, 1.23। तो 1.23 माइनस P ऑफ BC, ये निकला 0.75, ठीक है। तो हम P ऑफ BC को उधर भेज देंगे, तो P ऑफ BC कितना होगा? 1.23 माइनस 0.75, ये घट के कितना आएगा? 0.48। तो 0.48 ऐसे लिख सकते हैं। अरे यार, P ऑफ BC क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0.48, ये एक रिलेशन निकला। और दूसरा जो है सो इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 1.23 माइनस P ऑफ BC, ये जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारा इतना आया है, ये जो है वो इतना है। तो 1.23 माइनस P ऑफ BC लेस देन इक्वल टू 1, तो माइनस ऑफ P ऑफ BC क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1.23, तो P ऑफ BC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.23। 23 से बड़ा होगा 0.23, और 48 से छोटा होगा। मिल गया रेंज? यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। नॉट सो डिफिकल्ट आफ्टर ऑल। हमें बस ये पता होना चाहिए था कि एट मोस्ट जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, वो कितना हो सकता है, उसी से हम रेंज मालूम किए हैं। तुम लोग को एक एग्जांपल नंबर 8 बताए थे ना, देखो तो, इंडिपेंडेंट वाला था।
देखो तो उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वाला है कुछ, मैथ क्वेश्चन के लिए था, उसी के बेसिस पे एक एग्जांपल तुम लोग बना सकते हो। देखो तो मैं दे रहा हूं, मेरा हैंडराइटिंग नहीं बैठ रहा है। ये एक एग्जाम्पल जो है वह एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही बनाओ। पहले 8 की तरह बनाओ, उसके बाद जो है हम तुमको इंडिपेंडेंट इवेंट जो है ना उसका एक दूसरा अप्रोच से तुमको बताते हैं। चलो ट्राई करो, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही है, सिमिलर है, बनाओ। अब देखो हाउ डू वी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। Okay. Solution. Let A be the event. Let A be the event. A नहीं लिखो, इसका नाम कुछ अलग रख देते हैं। Let E1 be the event of A hitting the target. ठीक है, and E2 be the event of B hitting the target. ठीक है, given that P of E1 1/3, P of E2 2/5। ठीक है, probability of target, the target is being hit। ठीक है, अब देखो तुम जो बनाए हो वो एक तरीका है, एक तरीका ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 P of E1 P of E2 माइनस P of E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, सिंस E1 and E2 are independent event, therefore P of E1 intersection E2 क्या होगा बताओ? P E1 P E2। ठीक है, एग्जॉस्टिव में होता है प्लस। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन होगा तो हम इनटू कर देंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए
दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, P ऑफ E1 कितना है 1/3, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताओ 1/3 प्लस 2/5 माइनस 1/3 इंटू 2/5, इससे आंसर बताओ कितना आता है, सेम आना चाहिए। क्या 6/, जो कि आता है वेरी गुड। तो ये भी तरीका वही कह रहा है। अब हम क्या किए लास्ट मेथड में, हम किए थे ये वाला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन, बताओ यही किए थे ना। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू, और ये कहां से आया, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, इसके हाँ मतलब इसका जब हम कंप्लीमेंट्री करें तो 1 माइनस ये करेंगे, ये किससे आया, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 से आया, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो यही काम किए थे ना, ये यहां पे किए हैं, और लास्ट टाइम जो हम अप्रोच लिए थे वो ये वाला अप्रोच लिए थे। इसका क्या मतलब हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर्स, है ना, इसका मतलब हुआ E1 या E2 में से कोई एक टारगेट को हिट कर रहा है, द टारगेट इज गेटिंग हिट, एटलीस्ट द टारगेट इज गेटिंग हिट बाय E1 और E2। तो वही चीज है, पर तरीका हमारा दो हो सकता है, एग्जाम में जो हिट कर जाए दिमाग में उस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। बात वही हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम दोनों स्टैंस ले सकते हैं, यह वाला भी और यह वाला भी, तो हमारा इस तरीके से भी आंसर आएगा और उस अप्रोच से भी आंसर आएगा। ठीक है, अब जो है इसी बेसिस पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, तो शूटिंग प्रैक्टिस पर ही एग्जांपल दे रहा हूं, 3 लेकिन है, तुम लोग उसको ट्राई करो। एग्जांपल, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इन अ शूटिंग प्रैक्टिस, in a shooting practice match, A, B and C participates, ठीक है। The probabilities of a target being hit by them is, ना probabilities नहीं, ओके ओके ओके, मैं सेंटेंस बना रहा हूं। The times in trial by them to hit their respective target is given as, the times in trial by them to hit at their respective target is given as, ठीक है, A, B, C, times
trials. 4, 5, 3, 4, 2, 3. What is the probability that at least 2 of them hit the target? डन ए, उनका अपना अपना है ना, hit a target. The times in trials by them to hit their respective target is given as. क्वेश्चन पर हो और बताओ, how do we proceed in this problem? Tell me. आ रहा समझ में क्वेश्चन? क्या आ रहा है तो बताओ। नहीं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ। हाँ हाँ, टाइम्स एंड ट्रायल्स का मतलब और ट्रायल का मतलब, टाइम्स का मतलब, हाँ 5 बार ट्रायल लेता है तो 4 बार हिट करता है, 4 बार ट्रायल लेता है 3 बार हिट करता है, 3 बार ट्रायल लेता है तो 2 बार हिट करता है। तो कभी कभी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं देके ऐसे टेबल में दे देगा, तो क्वेश्चन को इसे लैंग्वेज से ट्विस्ट कर सकता है समझाने के लिए। जो मैं बताऊं, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, तो इसको कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ाएगा, लैंग्वेज से। अब बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट ए टारगेट। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए बी और सी तीनों इंडिपेंडेंट कैलिबर कैपेसिटी से अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, उनका अपना अपना टारगेट है। तो एटलीस्ट 2 का क्या मतलब हुआ? ओके, कम से कम 2 हिट करें, 3 भी तो कर सकते हैं। टोटल कितने केसेस बनेंगे? 4। एक तीनों हिट करेंगे, एक केस। दूसरा एक करेगा, ए और बी करेंगे, सी नहीं करेगा। दूसरा बी और सी करेंगे, ए नहीं कर पाएगा। और तीसरा सी और ए करेंगे, बी नहीं कर पाएगा। ऐसे चारों केसेस निकालेंगे, और चूंकि सब इंडिपेंडेंट हैं इसलिए लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी होगा उन चारों केसेस का सम होगा। समझे? अगर एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ देम टू हिट ए टारगेट इज इक्वल टू आइदर ऑल ऑफ देम हिट ए टारगेट और 2 ऑफ देम हिट ए टारगेट। पहले ये लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में 2 ऑफ देम हिट ए टारगेट का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट ए टारगेट का एक हम वो बताएं, वेन डायग्राम भी बताए हैं और उसका हम रूल भी बताएं। देखो तो है, एटलीस्ट 2 ऑफ देम टू अकर, एटलीस्ट 2 ऑफ देम। अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ देम, उसका ये केस है ना, ऑल ऑफ देम हिट ए टारगेट प्लस एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट ए टारगेट। अब ये बना सकते हो दोनों को कंबाइन करके। बनाओ बनाओ, टेक योर टाइम, 2 मिनट्स 3 मिनट्स।
देन आई विल कम। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि P ऑफ A इक्वल टू 4/5, P ऑफ B इक्वल टू, यही आ रहा है। चलो देखते हैं, तो यहीं पे पहुंचना है हमको भी। तो 3/4 P ऑफ C इक्वल टू 2/3। तो P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C हम यहां से निकालें, स्टेबल्स निकालें। उसके बाद ये केस कि द टाइम्स इन ट्रायल बाय देम टू हिट, ये काम हो गया इस काम को। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट ए टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट ए टारगेट, ठीक है, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, देखो अब मैं ऐसे लिखता हूं, तुम लोग इसको समझना क्या किस तरह से लिखा गया है। प्रोबेबिलिटी A प्लस B प्लस C, मैं प्लस करके लिखूंगा, समझ जाना। नहीं सॉरी, इनटू ABC, प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC, तीनों हिट करते हैं टारगेट, ठीक है, प्लस यार A नहीं हिट कर पाता है तो B और C हिट कर रहे हैं, ठीक है, B नहीं हिट कर पाता है A और C हिट कर रहे हैं, और C नहीं हिट कर पाता है तो A और B कर रहे हैं। अभी समझ पा रहे हो? A, B और C तीनों हिट कर पा रहे हैं, A नहीं कर पा रहा है, B और C हिट कर रहे हैं, B नहीं कर पा रहा तो A और C कर रहे हैं, और C नहीं कर पा रहा तो A और B कर रहे हैं, ठीक है। नाउ A, B एंड C आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो ये जो होगा प्रोबेबिलिटी, वो कैसा हो जाएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C, ठीक है, प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार इंटू P ऑफ C, प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ, पहले में ये A बार है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद B बार इंटू P ऑफ C, प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C बार। तो क्या होगा? 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 प्लस 1/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 प्लस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 2/3 प्लस लास्ट वाला है तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/3। तो ये वैल्यू कितना होगा? 2/5 प्लस 2/10, 1/10 सॉरी, 1/10 प्लस 2/15 प्लस 1/5, ये कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम, और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 25/30 इक्वल टू 5/6।
चलो अब जो है आई थिंक कि तुम लोग अब समझ रहे हो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 22 ट्राई करो, नहीं 23। A speaks the truth in 60% of the cases and B in 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely in stating the same fact? यहां पे प्रोबेबिलिटी जैसा कोई वर्ड लिखा है, पढ़ो तो। परसेंटेज दिया हुआ है, सही है, पर प्रोबेबिलिटी लिखा नहीं है। कहने का क्या मतलब, लैंग्वेज ट्विस्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी का है, पर जब एग्जाम भी देगा तो उस समय दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि उस समय सारे टॉपिक से मिला के देता है। इसलिए हमारा जजमेंट जो होना चाहिए उस टाइम पे बहुत क्रूशियल होना चाहिए कि क्वेश्चन जो दे रहा है आखिर पूछ कहाँ से रहा है, क्योंकि बहुत सारे उसमें टॉपिक्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, और यह डिस्टिंक्शन कर पाना कि यह प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक अच्छा समझ रखता है। ठीक है, तो हमारी समझदारी अच्छी होनी चाहिए उस टाइम पे। ए 60% केसेज में सच बोलता है, बी 90% केसेज में सच बोलता है, तो बताना है कितने परसेंटेज ऐसे केसेस बनेंगे जब वे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे। मतलब ए अगर सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, और बी और ए यदि झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा। कंट्राडिक्ट का क्या मतलब हुआ, एक फैक्ट है, उस फैक्ट के बाद ये फैक्ट दोनों को पता है, वो केस नहीं लेना है। यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट है, उसके बारे में ए भी कह रहा है और बी कह रहा है। ठीक है, अब ए बता रहा है उस फैक्ट के बारे में तो बी उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। ए कह रहा है हाँ ऐसा है, बी कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है। और जब ए उसके बारे में झूठ कह रहा है तो बी उसके बारे में सच कह रहा है। कंट्राडिक्शन का यही मतलब है ना। जब कॉम्प्लीमेंट हो, इवेंट जो होगा उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट भी देखना होगा। ठीक है, तो ये यूनियन है किस चीज का, यस, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। कंट्राडिक्ट क्या मतलब हुआ, ए सच बोले तो बी झूठ बोले, और ए झूठ बोले तो बी सच बोले, है ना, इस प्रकार से होना चाहिए। ये हो गया नोट। ओ ये कर रहा है, करो करो। और इंडिपेंडेंट है, ए और बी एक दूसरे पे क्या है, हाँ ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, सच और झूठ बोलने के लिए दोनों इंडिपेंडेंट। सॉल्यूशन, लेट ए बी द इवेंट of
A speaking the truth. ठीक है, and B be the event of 42% is the right answer. 42 is the right answer. Let A be the event of A speaking the truth and B be the event of B speaking the truth. देखो, एक इवेंट है जिसमें A सच बोलता है और B एक ऐसा इवेंट है जिसमें B सच बोलता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो कितना है, ये है हमारा 60%. 60% मतलब 0.60 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है सच बोलने का वो है 0.90. अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A टेलिंग लाई क्या होगा, क्या होगा बताओ. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.40. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B टेलिंग ए लाई B झूठ बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो कि होगा 1 माइनस 0.9 जो कि होगा 0.10. प्रोबेबिलिटी A and B contradicting each other equal to probability A speaks the truth and B lies about it, or A lies a statement and B speaks the truth. ये हुआ कंट्राडिक्टिंग का मतलब. प्रोबेबिलिटी में इसको कैसे शो करेंगे, जब A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा. यूनियन जब A झूठ बोल रहा है उसमें B सच बोलेगा. प्लस यूनियन एक ही होता है. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा P ऑफ A. अब देखो A और B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार प्लस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B. इंडिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ A क्या है 0.6, P ऑफ B बार 0.1 प्लस A बार 0.4 और B कितना है 0.9. तो ये हो जाएगा 0.06 प्लस 0.36 इक्वल टू 0.42 इक्वल टू 42. ये इसका मतलब हुआ. अच्छा क्वेश्चन था, डिड यू लाइक इट? ओके, अब हम 2 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क देते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. किसके? जेईई मेंस एंड एडवांस के. दो क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं. इसे यहाँ ये मिटाओ, इसका लैंग्वेज लिख लो.
लिख लो, बाद में जब कॉपी पलटोगे तो समझ में आना चाहिए। ढंग से लिख लो, टाइम जब दे रहे हैं तो लिखो ढंग से। सर डांट दी नहीं, चलो नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 24। Three groups of children contain 3 girls and 1 boy, 2 girls and 2 boy, and 1 girl and 3 boys। देखो तीनों का सैंपल स्पेस भी अलग अलग है, समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। 1 child is selected at random from each group। Find the chance that the 3 children selected comprise 1 girl and 2 boys। (13 by 32) the odds against a man who is 45 and ये मिटा दूं इधर। चलो तो ये दोनों प्रॉब्लम है
ये दोनों तुम लोग ट्राई करोगे। पहला का आंसर इसमें है 5/32 और दूसरा का आंसर है 61/96। इन दोनों को प्रॉब्लम को नोट करो। देखो P of exactly one of A और B occurs। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ P of A प्लस P of B, ठीक है, माइनस 2 of P of A इंटरसेक्शन B। P of exactly one of B और C occurs। और ये कितना दिया हुआ है? 1/4। इसको पहला मान लेते हैं। B और C occurs का क्या मतलब? P of B प्लस P of C माइनस ट्वाइस P of B इंटरसेक्शन C, 1/4। एग्जैक्टली वन ऑफ C और A occurs। इसका क्या मतलब हुआ? C A C इंटरसेक्शन 1/, और लास्ट में क्या लिखा है? P of all the events occur simultaneously। all the events occur simultaneously का क्या मतलब हुआ? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, ये कितना है? 1/16। इसको 4 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ दो। यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी PB, यहाँ भी PB, यहाँ भी PC, यहाँ भी PC, तो ट्वाइस P ऑफ A। बता रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है ना, इस 2 को हटाने के लिए 2 ऑफ PB 2 ऑफ PC, तीनों को जोड़ दिए, तीनों के LHS को जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या है? 2 ऑफ A इंटरसेक्शन B, 2 ऑफ B इंटरसेक्शन C, यहाँ से, और यहाँ से 2 ऑफ P ऑफ C इंटरसेक्शन A। यह वैल्यू कितना? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A इक्वल टू 3/4। P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A इक्वल टू 3/, इसको मान लो इक्वेशन 5। पूछ क्या रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट्स। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स का क्या मतलब होता है? सही, A यूनियन B यूनियन C। P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये क्या होता है? P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C, ठीक है, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C
सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे दिया है वैल्यू इंटरसेक्शन वाला, यहाँ पे इंटरसेक्शन को छोड़ के सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 1/ कितना होगा 7/16। 7/16 इज द आंसर। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। नोट करो। मल्टीपल जब टेबल काउंट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 और 8 को काउंट करो। लेट एस, ठीक है, एस बी द सैंपल स्पेस। अरे एन एस यहाँ पे क्या होगा उतना नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। एन एस इक्वल टू क्या होगा सेलेक्टिंग 2 फ्रॉम 11 एलिमेंट, है ना, सेलेक्टिंग 2 numbers from 11 equal to 11C2 equal to 11 into 10 divided by 1 into 2 equal to 55। ठीक है, let A be the event of selecting such ordered pair sum। एक है सम और दूसरा है एब्सोल्यूट डिफरेंस। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सच ऑर्डर्ड पेयर हुज सम इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, जिसका जो सम होगा वह मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो मैं एक्सेट्रा करके लिखूंगा। तो यहाँ पे ए कैसा होगा 0,4, 0,8, पहले 0 को फर्स्ट पोजिशन में, उसके बाद 2,10, 2,6 भी तो, हाँ 2,6 भी होगा, 2,6, 2,2 भी तो होगा। अरे यहाँ सम के रूप में देखना है, पहले सम को देख रहे हैं, सुनो ना। तो ऐसे करके मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ, जो कॉमन होगा ना उसमें से छाटेंगे लास्ट में जो है। सो लास्ट अगर मान लो इधर हम 10 को फिक्स करते हैं तो मैक्सिमम के क्या होगा उसका 16, 20, 10, 10,10, है ना। ये सबसे लास्ट वाला सिर्फ सम को देख रहे हैं। ओके, बी क्या होगा ordered pair of absolute difference। तो ऐसे में बी को क्या लेंगे 0,4, 0,8। देखो अब 0,4 लिए हैं तो 4,0 नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद और 1,5 ऐसे करके लास्ट वाला क्या होगा 10, इसमें एक ही लेना है तो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। लास्ट में मान लो कि 10,6 नहीं होगा नहीं, 10,4 हाँ 6, उसके बाद होगा आगे उसके, मान लो ऐसे ही करके कुछ
आ रहा है इवेंट, हमको कॉमन इवेंट्स ढूंढने हैं इसमें से, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होगा, 0,4 दोनों में है, सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो हमको ये देखना है कितने इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 0,8 और उसके बाद 2,6, उसके बाद 2,10, 10 और 2 12, 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 गया तो 8, उसके बाद 4,8, हाँ उसके बाद 10,6 या 6,10, फिर कितने हुए टोटल, 6 हुए। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है क्या होगा हमारा, n ऑफ A इंटरसेक्शन B, n ऑफ S, 6 divided by 55, which is the right answer. ओके, अब जो है और भी देखोगे क्वेश्चन, ठीक है। और या नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, दोनों ही बात आसान है, इसमें तुम लोग आराम से कर लोगे, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन थियरी हम लोग इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि देखो क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। एक है सो मेंस का है, उसको छोड़ दो, वो कर लोगे तुम लोग, मुझे पूरा भरोसा है। एक एडवांस का देखते हैं, ये है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है,
पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 2014। अब एडवांस का क्वेश्चन है। देखो हमारा सैंपल स्पेस कैसा होगा, सैंपल स्पेस कैसा होगा सुधांशु, ध्यान दो। हमारा एक बॉक्स है उसमें 3 नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर के कार्ड हैं। दूसरा बॉक्स है जिसमें 3 नंबर के कार्ड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और तीसरा बॉक्स है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कार्ड हैं। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रिपलेट का बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट बनेगा तो ऐसा बनेगा 1 1 1, ठीक है, फिर 1 1 2, और ऐसे करते हुए लास्ट वाला क्या होगा बोलो, 3 5 7, 3 5 7। इस प्रकार से हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। इसका स्ट्रेंथ क्या है, 3 × 5 × 7 = 105। अब देखो हमारा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट, मतलब ये पैसेज का पार्ट था। अब हम क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। तो हमारा एक इवेंट क्या कह रहा है कि एक इवेंट हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि गेटिंग द सम ऑफ ट्रिपलेट एज ऑड, ठीक है। तो वो कब होगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 है ना नंबर्स बीइंग ऑड और 1 नंबर बीइंग ऑड, ठीक है। ऐसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें या तो तीनों नंबर ऑड हों या फिर 1 नंबर ऑड हो। अब देखो एक नंबर ऑड हो और रेस्ट 2 इवन, एक नंबर ऑड और रेस्ट 2 क्या हो, इवन हो। तो अब देखो यहां पर ऑल द 3 नंबर्स ऑड, पहला बॉक्स में कितने ऑड नंबर हैं, 1, 3, ठीक है। उसके बाद दूसरे बॉक्स में हमारे पास ऑड नंबर क्या है, 1, 3, और तीसरे में 1 3 5 7। अब इससे जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा वो कैसे बनाएंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट कितना होगा, बहुत सारा, मतलब 2 × 3 × 4। ऑर्डर ट्रिपलेट नंबर ऑफ, अरे जैसे इसमें निकाले नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इक्वल टू 2 × 3 × 4, कितना हुआ 24। सेकेंड केस में अब हम क्या करेंगे, एक में ऑड रखेंगे और दूसरे बचे हुए 2 में इवन रखेंगे, ठीक है। तो पहला में कितना इवन है, 2 इवन है, दूसरा में कौन सा इवन है, 2 और 4, और तीसरा में 2 4 6। अब देखो
अब यहां पर क्या करेंगे, दो को क्या करेंगे इवन और एक को ऑड। तो यदि ये ऑड है तो ये दोनों इवन लेंगे, है ना। यदि ये ऑड है तो इन दोनों को इवन लेंगे, और यदि इसमें से हम ऑड ले रहे हैं तो इन दोनों को इवन लेंगे, होगा ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, सेकेंड केस में वह क्या होगा, देखो इसका यदि हम 2 लेते हैं, एक का ऑड ले रहे हैं तो दूसरे का बचा हुआ 2 का इवन लेंगे, तो इनटू इसका कितना है 2 और इसमें कितना है 3। इसका ऑड लेंगे तो इसका और इसका इवन लेंगे, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 3। इसका यदि हम ऑड ले रहे हैं तो बचा हुआ 2 का इवन लेंगे, तो इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 2। तो नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट कितना होगा इसका 4 तिया 12 प्लस 9 प्लस 8 कितना हुआ 9 8 17 29, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया था 24 और ये कितना आया था 29। तो ऑड नंबर हमारे कितने बनेंगे, एक तो सबके ऑड के और एक इसमें से, है ना, ऑड इवन करके। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू 24 प्लस 29 इक्वल टू 53। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा 53,105। समझे, ये था फर्स्ट पार्ट। अब ये एपी कह रहा है, इसमें काउंट करना है। देखो सेकेंड में क्या कह रहा है, एनएस तो हमको पता है पहले पार्ट से, प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन एपी। तो हमारा जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा x1 x2 x3, ये किस में होगा एपी में होगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस मान लो 0, तो यदि 0 होगा तो हमारा कितना बनेगा 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 2 2 2 3 3 3, बस क्यों, क्योंकि इसमें 3 ही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर कॉमन डिफरेंस 1, इसके साथ कितना बनेगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5। कॉमन डिफरेंस 2 के साथ 1 3 5 2 4 6 और 3 5 7। 3 के साथ 1 1 4 7, फिर 2 नहीं होगा, और होगा कॉमन डिफरेंस 4 होगा, नहीं होगा, ये अंतिम है। टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, कॉमन एपी का मतलब प्रोग्रेसिव है ना, तो माइनस लोगे तो माइनस वाला टर्म है कहीं भी, बताओ निगेटिव टर्म नहीं ना, इंटीजर, क्योंकि हमको कार्ड सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, ये कार्ड के रूप में दिया हुआ है, इसी में से ही होना चाहिए। ऑर्डर ट्रिपलेट हम इसी में से ही ले सकते हैं। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, ये हमारा है 10 डिवाइडेड बाय 105। तो ये हमारा ये ऑप्शन।
इतना ही रखें आज, इतना ही रखें। थैंक यू।